हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपका एमबीबीएस मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने आपको पिछली क्लास में राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा राज्य महिला आयोग के बारे में। राज्य महिला आयोग से तात्पर्य यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो फ्रेंड, राज्य महिला आयोग ये क्या काम करता है? तो राज्यों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने की कोशिश करता है, इस पर नियंत्रण का कार्य करता है। इसके बाद में महिलाओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं, ठीक है, जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं पर जो अत्याचार होता है, इसके बाद में बलात्कार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे जो इस प्रकार के महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, यह राज्य महिला आयोग सरकार को समय समय पर सलाह देता है कि इनको किस प्रकार से रोका जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए इसमें शुरू करते हैं राज्य महिला आयोग के बारे में। तो राज्य महिला आयोग यह महिलाओं के लिए संरक्षक की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें शुरू करते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। तो जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग होता है फ्रेंड, यह हमारे मध्य प्रदेश में कब स्थापित किया जाता है और किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत इसे स्थापित किया गया था। ये याद रखना फ्रेंड। हो सकता है कि आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम तथा उसके किस धारा के तहत स्थापित किया गया है। आ रहा समझ में? क्योंकि आजकल एमपीपीएस से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में महिला आयोग। तो याद रखना है आपको, राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995, उसकी धारा कौन सी है? तो धारा है 3। इसके तहत मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। और कब इसकी स्थापना की गई है? तो आपको याद रखना इसके गठन का वर्ष 23 मार्च 1998 को। ठीक है, तो 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पर है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना की गई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो मध्य प्रदेश में राज्य महिला आयोग है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसके संरचना में कितने सदस्य होते हैं? तो आपको याद रखना है इसकी संरचना में 7 सदस्य होते हैं फ्रेंड। याद रखना है आपको कितने सदस्य होते हैं? 7। अब 7 में से एक अध्यक्ष होता है, जो आपको याद रखना है, अशासकीय होता है। ठीक है, मतलब यह भी जो 3 वर्ष निर्धारित है तब तक रहता है। इसके बाद फिर 5 सदस्य होते हैं, ये भी अशासकीय होते हैं। इसके बाद इसमें एक सचिव होता है, ठीक है, जो शासकीय होता है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड। अब 5 ये, एक अध्यक्ष 6 और सचिव 7, ऐसे कुल कितने सदस्य हो गए फ्रेंड? तो ऐसे कुल इसमें 7 सदस्य हैं, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपसे 3 नंबर में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 7 सदस्य होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में कि ये जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड? तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश महिला आयोग, जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है, इसमें वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई जा रही है, यह तस्वीर किसकी है? तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष है, जिसका नाम है लता वानखेड़े। तो लता वानखेड़े जी मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रखना फ्रेंड। तो हम आपको अभी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये अध्यक्ष का नाम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इसका अध्यक्ष परिवर्तित हो जाए या चेंज हो जाए, तो आपको अपडेट करके याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसमें जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड, आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है, इसका जो अध्यक्ष होता है, तो यह अध्यक्ष को किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? तो अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं, तो इन अन्य सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड।
एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें आ जाता है कि जो अशासकीय सदस्य होते हैं। अब अशासकीय सदस्य का अर्थ क्या होता है कि इसमें अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो जो अशासकीय सदस्य थे ये विशिष्ट क्षेत्रों से, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता या फिर शिक्षा या फिर चिकित्सा और विधि से जुड़े हुए होते हैं। आ रहा समझ में? इसका अर्थ क्या हुआ कि जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं ये विशिष्ट क्षेत्रों, मतलब कोई सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए या फिर शिक्षा क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए या फिर चिकित्सा या फिर विधि क्षेत्र से या कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए होना चाहिए। ऐसे सदस्यों को यहाँ पर अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चुना जाता है। इसके बाद फिर या नियुक्त किया जाता है। इसके बाद फिर आयोग का जो शासकीय सदस्य होता है अर्थात जो सचिव होता है, तो यह सचिव कौन बनता है? तो आपको याद रखना फ्रेंड कि जो सचिव होता है वह महिला एवं बाल विकास का उप सचिव होता है। आ रहा समझ में? महिला एवं बाल विकास विभाग होता है, तो इसका उप सचिव यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का सचिव रहता है। ये आपको याद रखना फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ तक आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है जो अभी हमने आपको यहाँ तक बताए हैं उसमें। इसमें आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग है इसके कार्य क्या हैं, तो इसके कार्य या उद्देश्य। तो इसमें देखिए कि जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग होता है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको याद रखना है फ्रेंड। तो महिला आयोग से सीधा सा तात्पर्य कि महिलाओं के लिए ही कार्य करेगा, महिलाओं को अत्याचार से बचाएगा, महिलाओं के अत्याचार से सुरक्षा कैसे की जाए, उन पर जो कई बार आपने देखा होगा एसिड अटैक होता है, एसिड से हमला किया जाता है। ठीक है, उनके साथ मारपीट होती है, घरेलू हिंसा से संबंधित कई मामले आते हैं, तो इनसे उन्हें सुरक्षा कैसे दी जाए, इनसे महिलाओं को कैसे बचाया जाए, महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बनाया जाए। ठीक है, तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इनको सशक्त बनाना, सक्षम बनाना, इसके लिए यह आयोग लगातार प्रयासरत है। तो देखिए इसमें इसका कार्य क्या है। तो पहला कार्य या उद्देश्य देखिए, तो पहला कार्य होता है कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाना। सशक्त का मतलब होता है यहाँ पर मजबूत बनाना, तो महिलाओं को मजबूत बनाना और महिलाओं के हितों की देखभाल करना एवं उनका संरक्षण करना या उनकी सुरक्षा करना। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये इसका पहला कार्य हुआ। तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे महिलाओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, इसके बाद कई बार महिलाओं को दहेज से संबंधित उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है। इसके बाद फिर कई बार आपने देखा होगा महिलाओं को मारा पीटा जाता है और उनकी हत्याएं कर दी जाती है। फिर इसके बाद में कई बार महिलाओं की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज नहीं होती है। ऐसी तमाम समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए यह आयोग प्रयासरत है, आयोग लगातार कार्य कर रहा है। तो इसी के साथ देखिए दूसरा कार्य महिला आयोग का, तो प्रदेश में महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, चाहे हम समाज की बात करें, चाहे राजनीति की बात क्यों ना हो। राजनीति में हम देखते हैं कि हमारे जो नेता वर्ग वो बोलते ज़रूर हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आ रहा समझ में? जब महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात आती है लोकसभा में, तो जो लोकसभा के सांसद हैं, जो पुरुष सांसद हैं, ये अभी तक बिल को पास ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर भी भेदभाव स्पष्ट झलकता है। आ रहा समझ में? तो भेदभाव हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ समाज में भी होता है। इसके बाद में कार्यस्थल पर भी भेदभाव किया जाता है। इसके बाद में नौकरियों में भी हम देखते हैं, उसमें भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के जो स्थल होते हैं, सामाजिक स्थल हो चाहे और किसी प्रकार का भी स्थल हो, वहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। ठीक है, तो ये हमारे भारत में से समस्या है। तो महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करना है। इसके बाद फिर स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करना है। ठीक है, तो जैसे भी भेदभावपूर्ण स्थिति होती है उसको समाप्त करना है, और अगर ऐसा कहीं पर प्रावधान है तो ऐसे प्रावधानों को भी समाप्त करना है। भारत में ऐसे कई रीति रिवाज हैं जिससे महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। कई बार आपने देखा होगा कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। ऐसा कुछ मंदिर है हमारे भारत में आज भी जहाँ पर महिलाओं का प्रवेश
वर्जित होता है। इसके बाद फिर कई बार अपन देखते हैं कि कैसे ऐसे कुछ सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें महिलाओं की भूमिका नहीं होती, सिर्फ पुरुष ही उसमें कार्य करते हैं। इसके बाद में और भी कई ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे कई रीति रिवाज होते हैं जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो ऐसे भेदभाव को दूर करना है, यह आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होता है फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए कि यह महिलाओं के मित्र, शिक्षक, शुभचिंतक और संकल्पशील परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यह आपको याद रखना है। तो जो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग होता है, यह महिलाओं के लिए मित्र की तरह कार्य करता है। इसके बाद फिर शिक्षक के रूप में कार्य करता है, मतलब उन्हें शिक्षा देता है, उनके अधिकार के प्रति जागरूक करता है। इसके बाद में महिलाओं के शुभ चिंतक के रूप में कार्य करता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर महिलाओं के लिए संकल्पबद्ध है, यह आयोग संकल्पशील है, महिलाओं को उनका अधिकार दिलाकर रहेगा। इसके बाद फिर यह आयोग महिलाओं का परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, उन्हें सलाह देता है, उनके अधिकार क्या है, उनके अधिकारों को प्रति जागरूक करना है। यह आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला इसका कार्य है कि इस आयोग को सतर्क जांचकर्ता, परीक्षणकर्ता की हैसियत भी प्राप्त है। आ रहा समझ में। यह आयोग को, इस आयोग को जांचकर्ता का अधिकार प्राप्त है, मतलब यह जांच कर सकता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर परीक्षण भी करता है, यह अधिकार भी इस आयोग को प्राप्त है। अगर आयोग चाहता है कि किसी संस्था में महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है या उन पर अत्याचार किया जा रहा है या और अन्य कारणों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वहाँ पर यह जांच कर सकता है, यह अधिकार रखता है यह आयोग। ठीक है। इसके बाद फिर कई बार हम देखते हैं जैसे कुछ बंदी गृह होते हैं या फिर कुछ जेल होते हैं, अगर यहाँ पर भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उनको प्रताड़ना दी जाती है, तो यहाँ पर भी जाकर यह आयोग जांच कर सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। यह अधिकार भी यह आयोग रखता है। इसके बाद देखिए इसमें आगे कि यह अधिकार प्राप्त पूर्ण निकाय है जिसकी सिफारिशों को सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। आ रहा समझ में। इस आयोग को यह अधिकार है कि आयोग जो सिफारिश करेगा सरकार को मानना होगा। ठीक है। सरकार इसकी अनदेखी ज़्यादा समय तक नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि आयोग ने कुछ सिफारिशें की और सरकार उस पर तुरंत अमल कर दे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। आयोग जो सिफारिशें देगा सरकार को, आयोग जो सिफारिशें करेगा, सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी और विचार विमर्श करने के पश्चात उन सिफारिशों पर अमल करना शुरू करेगी। ठीक है, जो जायज़ होती है। इसके बाद फिर अगला है कि यह संवैधानिक तथा वैधानिक उपबंधों के उल्लंघन के मामलों को समुचित प्राधिकारियों या अधिकारियों तक ले जाता है जिनका संबंध महिलाओं के हित से होता है। आ रहा समझ में। तो कोई भी ऐसा मामला संवैधानिक या वैधानिक मामला है या संवैधानिक और वैधानिक कोई भी अधिकार महिला का है और उसका उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे मामलों को उचित प्राधिकारियों तक यह आयोग पहुंचाता है। ठीक है, जिनका संबंध महिलाओं के कल्याण से या महिलाओं के हित से जुड़ा होता है। आ रहा समझ में। तो कोई सा भी अधिकार जो महिलाओं के अधिकार से जुड़ा है, महिलाओं के हित से, महिलाओं के कल्याण से जुड़ा है और उसकी अनदेखी यदि की जा रही है, तो जो उचित अधिकारी, मतलब जो भी अधिकारी महिलाओं कल्याण से संबंधित जुड़ा हुआ है, उस अधिकारियों तक उस उपबंध को, उस प्रावधान को या उस मामले को पहुंचाने का कार्य करता है यह आयोग। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि संविधान तथा अन्य विधियों में वर्णित तथा उपबंधित संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करना और परीक्षण करना जो महिलाओं से संबंधित होता है। आ रहा समझ में। तो संविधान में और जो अन्य विधियों, मतलब अन्य कानूनों में जिसका वर्णन है, जिसमें महिलाओं के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किया गया है, ऐसे मामलों की जांच करना है और इनका परीक्षण करना है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है। तो फ्रेंड याद रखना कि यह आयोग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही कार्य करता है, पुरुषों के लिए कोई कार्य यह आयोग नहीं करता। महिलाओं के लिए कार्य करता है, महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करता है, महिलाओं को अत्याचार से बचाता है, उनकी सुरक्षा करता है, इसीलिए इसका नाम है महिला आयोग। इसके बाद फिर अगला आता है कि महिला संरक्षण से संबंधित
प्रावधानों के कार्यान्वयन संबंधी रिपोर्ट को समय समय पर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। आ रहा समझ में? तो महिलाओं के संरक्षण से संबंधित कोई भी प्रावधान है तो उसका कार्यान्वयन करता है। इसके बाद में महिलाओं के कल्याण से संबंधित, महिलाओं के हित से संबंधित अगर कोई रिपोर्ट है तो उस रिपोर्ट को राज्य सरकार के समक्ष यह समय समय पर प्रस्तुत करता है। सरकार को समय समय पर ध्यान दिलाता है, समय पर सरकार को याद दिलाता है कि महिलाओं के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य करना उचित होगा। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि महिलाओं के बड़े समूह पर प्रभाव डालने वाले मुकदमों के लिए धन की व्यवस्था करता है। आ रहा समझ में? अब महिलाओं का जो समूह होता है, महिला समूह होता है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है महिला समूह, ठीक है। तो ऐसे महिला समूहों को आर्थिक रूप से मदद कराने के लिए यह आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे महिला समूह को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दिलाने की सिफारिश करता है। आ रहा समझ में? अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, उनको कोई काम दिया जाए जिनसे उनको रोजगार प्राप्त हो। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर के चार दीवारी में ही कैद रहती हैं, ठीक है। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों की आय पर ही निर्भर होती हैं, वे खुद कुछ भी आय प्राप्त नहीं करती या खुद आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती है। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती, ऐसी महिलाओं को पुरुषों के कहे अनुसार कार्य करना पड़ता है, इनको पुरुषों के दबाव में रहकर कार्य करना पड़ता है। तो ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, उन्हें भी रोजगार दिया जाए ताकि ये अपने अनुसार अपना जीवन अच्छे से जी सके, सम्मान के साथ जीवन जी सके। तो ऐसा सम्मानित जीवन जीने के लिए यह आयोग इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सरकार की ओर से सहायता दिलाने की सिफारिश भी करता है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं बनाने में भाग लेना। तो सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बनाए, तो इनको योजना बनाने में भी यह आयोग सरकार की सहायता करता है। आ रहा समझ में? तो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं को भी रोजगार देने के लिए जब बात आती है, जो भी योजना सरकार बनाती है तो उन योजनाओं में भी यह आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको याद रखना फ्रेंड, जो इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके बाद फिर देखिए इसमें कि जो राज्य महिला आयोग होता है तो राज्य महिला आयोग से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रों पर भी अध्ययन करता है। तो जो राज्य महिला आयोग होता है तो महिलाओं से संबंधित कुछ क्षेत्रों पर भी यह अध्ययन करता है यह आयोग, ठीक है। तो यह राज्य महिला आयोग महिलाओं से संबंधित किन किन क्षेत्रों पर भी अध्ययन करता है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसमें राज्य की महिलाओं की आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का अध्ययन करना। आ रहा समझ में? मध्य प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में भी यह कैसे पता चलेगा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत है या कमजोर है, ठीक है। तो यह जानकारी हमें महिला आयोग ही प्रदान करता है। इसके बाद फिर राज्य में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति कैसी है, ठीक है। कितनी महिलाएं 12वीं पास है, कितनी महिलाएं ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुकी हैं और कितनी महिलाएं पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुकी हैं, इनकी सभी की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी भी कौन देगा, तो महिला आयोग इसकी जानकारी प्राप्त करता है और फिर यह जानकारी सहयोग को यह आयोग देता है। इसके बाद फिर महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी बातें हो चाहे तो स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का भी अध्ययन यह आयोग करता है, ठीक है। और अगर महिलाएं इन क्षेत्रों में पिछड़ी है, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी हुई है, इसके बाद में उनके स्वास्थ्य स्थिति ठीक नहीं है, तो इसको फिर बढ़ावा देने के लिए भी यह आयोग सरकार को सिफारिश करता है। इसके बाद फिर अगला आता है महिलाओं की साक्षरता, मृत्यु दर और आर्थिक विकास की समस्याओं पर भी यह आयोग अध्ययन करता है। आ रहा समझ में? महिलाओं में साक्षरता को कैसे बढ़ाया जाए, मृत्यु दर महिलाओं की कैसे रोकी जाए, इसके बाद में आर्थिक विकास महिलाओं का कैसे हो, ये तमाम समस्याओं का अध्ययन करता है और इसका समाधान क्या हो यह उपाय भी सरकार को बताता है यह आयोग। इसके बाद फिर अगला फैक्ट आता है कि उन परिस्थितियों का अध्ययन करना जिसमें महिलाएं
कारखाने में काम करती है, ठीक है, जो भी महिला कारखाने में काम कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन पर अत्याचार किया जा रहा है या फिर और उन्हें भी कई विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि जो निर्धारित घंटे हैं उससे ज़्यादा महिलाओं से काम कराया जाता है और पैसे कम दिए जाते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे कारखानों का भी यह आयोग अध्ययन करता है। इसके बाद फिर कोई स्थापना निर्माण भवन होता है या स्थापना निर्माण स्थल होता है, वहाँ पर जो महिलाएं काम करती है तो उनकी भी स्थितियों का अध्ययन यह आयोग करता है। इन स्थलों पर ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं से काम ज़्यादा करवाया जा रहा है और उन्हें पैसा कम दिया जाता है, ठीक है। ये तमाम परिस्थितियों का अध्ययन भी यह आयोग करता है। इसके बाद फिर अगला आता है महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु विशेष रिपोर्ट तैयार करता है और राज्य सरकार को यह रिपोर्ट देता है। आ रहा समझ में? ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार कैसे हो, इसके लिए यह आयोग एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है और यह रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है और राज्य सरकार को प्रेरित करता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार जल्द से जल्द किया जाए। इसके बाद फिर अगला है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों जैसे विवाह में दहेज की मांग की जाती है, दहेज के कारण कई महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, दहेज के कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं, दहेज के कारण कई बार महिलाओं को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, कई बार महिलाओं का दहेज के कारण तलाक हो जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है, कई बार उनकी हत्या कर दी जाती है। तो अगर ऐसा कोई मामला है तो इस पर रोक कैसे लगाई जाए, इसका भी अध्ययन यह आयोग करता है। इसके बाद फिर बलात्कार का कोई मामला हो, अपहरण का कोई मामला हो, इसके बाद फिर छेड़छाड़ का कोई मामला हो, महिलाओं का अनैतिक व्यापार आदि मामले जितने भी होते हैं, इन पर यह आयोग अध्ययन करता है और इसकी रिपोर्ट सरकार को देता है। फिर सरकार इन मामलों का जायजा लेती है और इसमें जल्द से जल्द सुधार करने का कार्य करती है। महिलाओं को अत्याचार से सरकार फिर बचाने की पूरी कोशिश करती है। इसके बाद फिर अगला आता है कि महिलाओं के प्रति अत्याचारों के विरुद्ध संपूर्ण राज्य में लोक मत को जुटाना, जनता को जागरूक करता है यह आयोग कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को जल्द से जल्द रोका जाए और महिलाओं के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना सीखिए। यह आयोग जनता को जागरूक भी करता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर देखिए कि जो राज्य महिला आयोग होता है, तो राज्य महिला आयोग एक सिविल अदालत के रूप में भी कार्य करता है और इसको सिविल अदालत की शक्तियां भी प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड, इसको कौन कौन सी सिविल अदालत की शक्तियां प्राप्त होती है। तो पहली शक्ति देखिए इसकी आयोग की कि किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति दोषी है, जिसने महिलाओं पर अत्याचार किया है या फिर और कोई अन्य कार्य को अंजाम दिया है, तो ऐसे व्यक्ति, जो दोषी व्यक्ति है, उसे यह आयोग समन जारी कर सकता है, मतलब बुलावा पत्र भेज सकता है और उस व्यक्ति को, तत्संबंधी व्यक्ति को बुलाकर उससे सवाल जवाब भी यह आयोग कर सकता है। इसके बाद फिर अगला है कि उसे हाजिर कराना तथा शपथ पत्र पर या शपथ पर उसका परीक्षण करना। आ रहा समझ में? तो जो या जिस व्यक्ति को समन भेजा गया है, बुलावा पत्र भेजा गया है, उसे हाजिर कराने के लिए भी यह बाध्य कर सकता है। इसके बाद में फिर उसका परीक्षण भी कर सकता है। इतना अधिकार इस आयोग के पास होता है। इसके बाद किसी दस्तावेज को पेश किए जाने की अपेक्षा भी यह रखता है। मतलब अगर महिलाओं से संबंधित कोई केस है, कोई मामला है, तो उस केस या उस मामले से संबंधित दस्तावेज को पेश करने के लिए भी यह आयोग कहता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, मतलब जो शपथ पत्र है उससे संबंधित यह सबूत या प्रूफ भी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि किसी भी न्यायालय का कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उनकी प्रति को अध्यादेश के रूप में जारी करना। अगर कोई न्यायालय है और उसने महिलाओं से संबंधित कोई निर्णय दिया है, तो ऐसे अभिलेख को या ऐसी प्रति को अध्यादेश के रूप में यह जारी भी कर सकता है। इतना अधिकार यह आयोग रखता है।
इसलिए इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्राप्त होती है, या इसे एक प्रकार से हम सिविल न्यायालय भी या सिविल अदालत भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग या राज्य महिला आयोग का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड। यह टॉपिक आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है और 11 नंबर का क्वेश्चन भी इससे आपसे पूछा जा सकता है। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो आज का यह सेशन हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको MPPS मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।